नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपके C++ के इस नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे C++ की कंपाइलेशन प्रोसेस, जिसमें आपके C++ के कोड लिखने से, प्री प्रोसेसिंग से, कंपाइलन से, असेंबली से, लिंकिंग से लेकर लास्ट का जो आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि विंडोज में exe होता है, उससे बनने तक का क्या प्रोसेस होता है, हर एक फाइल कैसी दिखती है, वो सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे गए वीडियो में हम लोग ने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स ये कैसे स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स एक्चुअल में है क्या, इस चीज को मैंने एक्सप्लेन करने का भली भांति ट्राई किया था फॉर बिगिनर्स। और इस पूरे प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो है उनका सिर्फ एक प्री रिक्विजिट है कि आपको C आनी चाहिए, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल में अवेलेबल है। हम लोग ने C को भी कंप्लीटली अध्ययन किया है, तो आप C के प्लेलिस्ट देख लें पहले। और यहाँ पे इस C++ के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे और ऊपर आई बटन में भी अभी आपको दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं C++ का कंपाइलेशन प्रोसेस। ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप आपका होता है कि आप C++ के कोड को लिखेंगे कोई भी एडिटर में। हम लोग डेव C++ यूज कर रहे हैं IDE के रूप में। उसमें आप C++ का कोड लिखेंगे और उसको .cpp के एक्सटेंशन से सेव करेंगे। ये आपका प्रथम कार्य होता है, ठीक है। तो वो जो पहला कार्य है उसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे अपना वो कोड है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। इस कोड में हम लोग ने iostream इस हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, और इसी के साथ साथ हम लोग यूजिंग नेमस्पेस std ये चीज भी लिख रहे हैं। इस चीज को क्यों लिख रहे हैं बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपके C++ के लिए आपको ये चीज लिखनी अनिवार्य है, जिससे आपके C++ के जो भी रिलेटेड फंक्शंस वगैरह है और जो भी कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब इंक्लूड हो जाए प्रथम। फिर उसके पश्चात यहाँ पे मेन फंक्शन है जहाँ से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। इसमें cout ये चीज को लिखा गया है। अब ये cout जो है आपके आउटपुट में कुछ प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑलराइट, यहाँ पे आप printf भी चाहो तो यूज कर सकते हो, C++ आपको कुछ मना नहीं करेगा। तो क्यों ना हम printf ही यूज करें, क्योंकि उससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, क्योंकि आपने C किया है और cout को मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। सो हम लोग उसको होल्ड पे लगते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे इसको printfify कर देते हैं। सिंपल है printf का, आपको ऑलरेडी आता होगा। ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर डाल देंगे और फिर खत्म, कोई टेंशन नहीं। ऑलराइट, अब यहाँ पे बेसिकली ऑब्वियसली हेलो C++ ये चीज प्रिंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज क्यों लिखी गई है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। इसको अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे रिटर्न 0 लिखा है, जिससे ये संकेत जाए हमारे कंपाइलर को या फिर हमें कि हम लोग का जो ये प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। अब ये हुआ फर्स्ट स्टेप। इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं इस फोल्डर के अंदर sample.cpp नाम से अपने फाइल को सेव करूंगा। सेव हो गई है फाइल, और अभी आप यहाँ पे देखोगे ये sample.cpp आ गई है, क्योंकि dev C++ मेरा इंस्टॉल है। तो यहाँ पे ये dev C++ का सिंबल दिखा रहा है। यदि आपने dev C++ को नहीं इंस्टॉल किया है तो वो यहाँ पे कोई टेक्स्ट फाइल की तरह दिखाएगा आपको, या तो फिर अननोन फाइल की तरह दिखाएगा। बट .cpp अगर आपने डाला है कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, ये हम लोग का पहला स्टेप हम लोग ने भली बात पूर्ण कर लिया। यहाँ पे हम लोग का स्टेप 1 पूरा होता है, ठीक है। अब स्टेप 2 होता है। अब ये स्टेप 2 कब होता है, जब भी हम लोग अपने C++ फाइल को कंपाइल करते हैं, ठीक है। अब कंपाइल हम लोग कंपाइलर के थ्रू करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग डेव C++ को इंस्टॉल किया है, तो इसके साथ बाय डिफॉल्ट एक कंपाइलर हम लोग को मिलता है। उसकी लोकेशन अगर आपको जाननी है तो कभी भी आप कोई फाइल को कंपाइल करोगे तब आपको ना यहाँ पे ये नीचे की तरफ ऊपर अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली वो कंपाइलर है कहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो C++ कंपाइलर कौन सा यूज किया है, ये लोकेशन पे। तो यदि आप इस लोकेशन पे जाएं, जो इसमें हम लोग अभी जाएंगे, इस लोकेशन पे जाएं जो कि है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर dev cpp में mingw64 के अंदर bin के अंदर यहाँ पे हम लोग का g++.exe करके एक फाइल है। देखो ये वाला फाइल, ये हम लोग का कंपाइलर, ठीक है। ये exe है, g++.exe ये हम लोग का कंपाइलर है। अगर हम लोग के फाइल को हम लोग इस पर्टिकुलर gcc वाले .exe में भेजे तो वो हम लोग को अपने फाइल को कंपाइल करके दे देगा। तो फॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट के अंदर कंपाइल रन ये बटन को चलाते हैं, F11 जो की शॉर्टकट है इसका, और यहाँ पे हम लोग का फाइल कंपाइल हम लोग को होके मिल जाता है, आउटपुट भी दिख जाता है। तो वो चीज हम लोग करेंगे और देखेंगे हम लोग के पास क्या क्या फाइल्स बन के आती है। तो F11 में दबाता हूँ और यहाँ पे हम
लोग का फाइल जो है कंपाइल होके आपके समक्ष आउटपुट दे रहा है हेलो सी प्लस प्लस, जो कि हम लोग ने डिजाइन किया था। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जब हम लोग का CPP का फाइल था उसके साथ यहाँ पे एक EXE का फाइल रेडी हो गया है। इसको अगर आप प्रॉपर्टीज में खोल के देखेंगे तो यहाँ पे EXE है, यानी एक विंडोज की एप्लीकेशन है। ठीक है, अब अगर आप इसको रन करो तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपको वो दिखेगा कोई तो विंडो आ रहा है लेकिन फटाक से क्लोज हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो ये प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो प्रिंट कर रहा है, रिटर्न 0 भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद कुछ कार्य नहीं है उसको, तो वो क्लोज कर दे रहा है। तो ये उसका सिंपल सा एग्जीक्यूशन है। तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए कि वो हम लोग के स्क्रीन को थोड़े समय तक होल्ड करके रखे। अब एक तरीका है हम लोग getch यूज कर, लेकिन वो नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन है, नॉन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से, तो उसको हम लोग नहीं यूज करेंगे। C++ पे हम लोग के पास जो है एक cin इस एक स्ट्रीम के अंदर एक फंक्शन होता है गेट फंक्शन। ये क्या है कैसा है इसको मत समझो, अभी सिर्फ ये समझो कि आपके स्क्रीन को कुछ वैल्यू आपके कीबोर्ड से लेने के लिए आपके स्क्रीन को होल्ड में रखेगा वो। तो उसके कारण क्या होगा, हम लोग को जो आउटपुट है उसको हम लोग देख सकते हैं जब तक हम लोग एंटर प्रेस ना कर दें। तो इसको अभी क्या करते हैं, हम लोग कंपाइल करते हैं, कंपाइल एंड रन करेंगे। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे तो एनीवेज हम लोग का C++ हैंडल कर लेता है इस चीज को। यहाँ पे भी इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखोगे आपका आउटपुट आ गया है। आउटपुट आने के बाद देखो यहाँ पे उसने स्क्रीन को होल्ड करके रखा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कमांड दिया है कि वो एक एंटर को गेट करने तक अपनी स्क्रीन को होल्ड करके रखे। तो यहाँ पे वो कुछ एंटर करने के लिए मांग रहा है, उसके चक्कर में हम लोग को जो आउटपुट था हम लोग का वो दिख रहा है। अभी मैं अगर एंटर प्रेस करूंगा तो वो क्लोज हो जाएगा क्योंकि ये जो कंडीशन थी इसकी कि एंटर प्रेस करना है, कोई डेटा डालना है, वो सेटिस्फाई हो जाएगी। एनीवेज हम लोग को स्क्रीन होल्ड करने के लिए हम लोग ने ये चीज डाली। ऑलराइट, ओके, अब ये चीज हम लोग को समझा, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है स्टेप 1, और ये जो EXE है ये डायरेक्टली एंड पॉइंट है। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेप था हम लोग का .cpp ये फाइल को क्रिएट करना, उसमें ये कोड को डालना, ठीक है। और जो लास्ट स्टेप है, एकदम लास्ट स्टेप, वो है आपका EXE बनने वाला आफ्टर लिंकिंग, ठीक है। तो ये जो स्टेप था लास्ट का और ये जो स्टेप है फर्स्ट का, ये दोनों के बीच के जितने फाइल्स है वो गायब हो गए। नेचुरली वो सारे फाइल्स की हम लोग को नीड नहीं है, जो बीच के जितने भी फाइल्स है उसकी हम लोग को नीड नहीं है। इसके लिए आपका डेव C++ किस तरीके से इसको कंपाइल करता है कि वो जितने भी फाइल्स है वो सारे फाइल जुड़ जाते हैं। यहाँ पे अगर उसकी कमांड को आप देखोगे कि वो कौन से कमांड से एक्चुअल में कंपाइल करता है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो कुछ ये कमांड को यूज करता है कि यहाँ पे अपने फाइल का एड्रेस देता है वो, और यहाँ पे -o लिख के जो हम लोग का कोड है उसका एड्रेस फिर से देता है, और यहाँ पे मतलब कोई तरीके से तो वो कंपाइल करने का ट्राई करता है। इन एनी केस हम लोग को इसके बीच के फाइल्स भी चाहिए, बिकॉज वी नीड दैट। हम लोग को चाहिए कि इसके बीच में जो भी फाइल्स होते हैं, जैसे प्री प्रोसेस्ड फाइल, असेंबली फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल, उसके बाद में EXE तो अपनी एनीवेज हम लोग के पास है। तो ये सारी जो 3 फाइल है जो बीच के, यहाँ पे अगर आप देखोगे फाइनल में कंपाइलेशन फ्लो में लिखा है इनिशियली CPP होता है, उसके पास प्री प्रोसेस्ड फाइल बनता है आपका, फिर उसके बाद जो है आपका असेंबली फाइल बनता है, फिर इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट फाइल बनता है, और फिर इसके बाद लिंकिंग के बाद आपका EXE ऐसे रेडी हो जाता है, जिसको फिर आप रन करके आपका आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ पे CPP और EXE के बीच में ये 3 फाइल्स जो है वो क्रिएट होती है। हम लोग को ये तीनों फाइल्स चाहिए। तो ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मैं वो चीज बताता हूँ। यदि आपको ये कॉम्प्लेक्स लगे आप स्किप करो, आगे बढ़ो, वो चीज को आपको जानने की खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, अब ये समझ लो। यहाँ पे मैंने एक कोड को, रादर एक कमांड को लिख करके रखा है, जिससे क्या होगा, हम लोग का ये जो फाइल है वो कंपाइल होगा और इसके बीच में इंटरमीडिएट जितने भी फाइल्स बन रही है वो सब प्रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। ये एक तरीका है। तो यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पे 2 लोकेशन हम लोग को पता होनी चाहिए। हम लोग इसको मैन्युअली कंपाइल करेंगे यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट बोले तो विंडोज आर प्रेस करके CMD दबाओगे तो ये है आपका कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे एक हम लोग का कोड का हम लोग का एड्रेस होना चाहिए, ये वाला, ठीक है, और एक हम लोग का जहाँ पे C++ है, जहाँ पे हम लोग का कंपाइलर है, उसका हम लोग के पास एड्रेस होना चाहिए। तो वो दोनों एड्रेस हम लोग के पास है। ये दोनों एड्रेस होने के बाद यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, इस जो कमांड है इसके अंदर वो दोनों रिस्पेक्टिव एड्रेस को डाल देंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो एड्रेस है वो किसका है, कंपाइलर का, ठीक है। ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है, तो इसको भी ध्यान रखें। इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे -save -temps, यानी बीच की जो 3 इंटरमीडिएट फाइल्स बनती है उनको सेव किया जाए। वो टेम्परेरी फाइल्स होती है लेकिन उसको सेव किया जाए, इसके लिए कमांड दिया गया है, ठीक है। इसको कहते हैं फ्लैग, C++ फ्लैग, यानी आप कुछ ऐसा कमांड देते हो जिससे आप एक पर्टिकुलर तरीके का आउटपुट चाहो। तो इस कंडीशन में हम लोग चाहते हैं कि जो भी टेम्परेरी फाइल्स है वो हम लोग की सेव रहे। इसके पश्चात जो यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज हम लोग को देनी है वो देनी है पूरा का पूरा एड्रेस
और वो फाइल का नाम जो कि लास्ट में यहाँ पे लिखा है sample.cpp। अब एक और चीज, यहाँ पे जब आप कंपाइलर लिख रहे हैं तो अब एड्रेस के साथ साथ g++.exe ये जो हम लोग का पर्टिकुलर फाइल है जो कि यहाँ पे है, इस फाइल को भी आपको यहाँ पे लिखना है विद द एक्सटेंशन। सिमिलरली सो आपका जब sample.cpp है उसी को भी आप लिखेंगे पूरे एड्रेस के साथ। पूरा एड्रेस इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको वो बार बार कंफ्यूजन ना हो, आपका एक बार में बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे -o लिखा है जिससे कंपाइलेशन होगा ऑब्वियसली। इसके बाद लास्ट में जो हम लोग की फाइनल exe बनेगी उसका नाम दिया है जो कि हम लोग ने लिखा है sample.exe। ठीक है, तो cpp से exe बनने का जो कार्य है यहाँ पे इस कमांड के थ्रू हो जाएगा क्योंकि हम लोग के पास कंपाइलर है, हम लोग के पास फाइल की नाम है और हम लोग को पता है कि हम लोग को आउटपुट क्या नाम से चाहिए। दैट इज इट। तो दिस इज द कमांड जिसको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। अब क्या करूंगा मैं, ये एक्चुअल में मैंने इधर ना एंटर डाला है, एक्चुअल में ये एक ही लाइन का कोड है, एक ही लाइन का कमांड है। ठीक है, तो इसको आप एक्चुअल में एक ही लाइन में लिखेंगे, अगर आप अलग अलग लाइन में लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं करता हूं कॉपी, मेकिंग श्योर कि कोई एंटर भी कॉपी ना हो जाए इसके साथ। ठीक है, तो इस चीज को मैंने कॉपी कर लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग अपने CMD को खोलेंगे। यहाँ पे CMD आप ऐसे खोल सकते हो या फिर विंडोज R प्रेस करके आप CMD लिख के एंटर दबा सकते हो, आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इससे पहले कि ये कोड को वहां पे पेस्ट करें, आप क्या करेंगे, आप जिधर आपका फाइल जो CP फाइल है वो जो लोकेटेड है जहाँ पे वो फाइल, उस फाइल को एड्रेस को आप कमांड प्रॉम्प्ट में एज अ डायरेक्टरी सेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने इसका एड्रेस देखो इस तरीके से कॉपी कर लिया। आप इसमें प्रॉपर्टीज भी जाके भी इसके एड्रेस को कॉपी कर सकते हो इस तरीके से, योर चॉइस। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसके एड्रेस को। अब यहाँ पे आप देखोगे मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, एक कमांड प्रॉम्प्ट का कमांड जिसका नाम है cd यानी चेंज डायरेक्टरी। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे वो जो एड्रेस था जहाँ पे हम लोग का CPP कोड है उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आप एंटर दबाएंगे, आपको कुछ चेंज नहीं दिखेगा, बट हम लोग का जो डायरेक्टरी है इस तरफ चेंज हो गया। अब जब भी आप यहाँ पे D और कोलन को लिखकर एंटर दबाएंगे तब आप देखोगे कि हाँ आप वो डायरेक्टरी में पहुंच चुके हो जहाँ पे आपका ये CPP फाइल उपस्थित है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो हम लोग ने ये कोड को लिखा था इसको अभी हम लोग कॉपी कर लेंगे वापस से, मतलब जरूरी नहीं है वापस से कॉपी करो, मैं कर रहा हूं अपने लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उस कोड को यहाँ पे लिखेंगे और प्रेस करेंगे एंटर, और आप देखोगे लाइव जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे बिहाइंड द सीन वो exe के साथ साथ वो जो 3 फाइल थे वो सब के सब फाइल हम लोग को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखोगे सबसे पहला फाइल हम लोग का बहुत सीक्वेंस से अरेंज है जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सबसे पहले आपका CPP फाइल बना, फिर उसके बाद आपका इंटरप्रेटेड फाइल बना, फिर उसके बाद आपका असेंबली फाइल बना, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड, फिर इसके बाद आपका exe। ठीक है, सो ये हम लोग का बेसिक फ्लो है जो आपको मैंने साक्षात समक्ष दिखाया आपके। ऑलराइट, ये चीज करने के बाद अभी हम लोग इसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हम लोग ने कर दिया कि हम लोग ने कोड लिखा, उसको .cpp से सेव कर दिया, नो इश्यू। अब सबसे पहला स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे इस कोड के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो हैश से जो भी चीज लिखी जाती है इसको प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट कहा जाता है। यानी कि इससे पहले कि आपका ये पूरा का पूरा फाइल कंपाइल हो, इससे पहले कुछ चीजें आपको एग्जीक्यूट करानी है, तो वो चीज को आप प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट में लिखते हैं। प्री प्रोसेसर का मतलब ही आपको समझ आ रहा है कि प्रोसेस होने के पहले। तो ये सारे प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स को पहले एग्जीक्यूट करने के लिए आपका प्री प्रोसेसर काम करता है। और वो एक्चुअल में क्या करता है, जितने भी ये हैश वाली चीजें है ना जिसमें आपके प्रोसेसिंग में आते हैं, जिसमें जो भी आप इंक्लूड करते हो, जो भी आप डिफाइन करते हो, मैक्रो सेट करते हो, कमेंट्स करते हो, इन सारी चीजों को वो क्या करता है, एक्सपांड कर देता है। एनीवेज कमेंट्स को तो वो रिमूव कर देता है क्योंकि इसका हम लोग को कंपाइलेशन में कोई नीड नहीं है, हम लोग के लिए होता है फॉर डेवलपर्स। तो यहाँ पे वो कमेंट्स को रिमूव कर देता है हम लोग का प्री प्रोसेसर। जो ये सारी चीजें हैं, ये तीनों चीजें इंक्लूड, डिफाइन, मैक्रोज, ये सारी चीजों को वो क्या करता है, वो खोल के रख देता है एक तरीके से। इन द सेंस कि यहाँ पे अगर आप देखोगे हम लोग कोई ये हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप कंट्रोल प्रेस करके इस आईओ स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये आईओ स्ट्रीम का जो फाइल है पूरा का पूरा वो दिख रहा है। अब ये हेडर फाइल है, इसमें .h आप नहीं है, ये देखोगे ये चीज .h क्यों नहीं है। यहाँ पे आपके C को अगर आप याद करो तो जितने भी हेडर फाइल्स थे उसके लास्ट में .h ये एक्सटेंशन से उसको सेव किया जाता था, जो भी हेडर फाइल थी वो। तो C में जो हेडर फाइल थी उसमें .h होता था, तो C++ के जो हेडर फाइल्स है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए उन्होंने वो .h चीज को हटा दिया, जिसके कारण यदि आप .h देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो C का पार्ट है। अगर आप .h नहीं देखेंगे तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा कि वो C++ का पार्ट। दैट्स व्हाई नो .h। इन एनी केस ये जो पूरा पूरा हेडर फाइल है इसमें से जो भी चीजें यूज होने वाली है आपके प्रोग्राम के कंपाइलेशन के लिए, वो सारी चीजें जो है यहाँ से डायरेक्टली उठ के इस तरफ आ जाएंगी। ओके, सबकी सब चीजें नहीं आती, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही आती है, कुछ बेसिक चीजें होती है वो आती है। तो वो सारी चीजें यहाँ से कॉपी होके डायरेक्टली यहाँ पे
पेस्ट हो जाएगी इन स्टेटमेंट्स के जगह पे। और प्री प्रोसेस स्टेटमेंट आप ऑब्वियसली सबसे टॉप पे लिखते हो, तो टॉप पे वो सारी चीजें डायरेक्टली सेट हो जाएंगी। एक तरीके से ये भी जो भी प्री प्रोसेस स्टेटमेंट है इसको प्रोसेस करके आपको आपके फाइल को रेडी करके दे देता है। ठीक है, इट एक्सपांड्स हेडर फाइल्स एंड प्रिपेयर्स द कोड फॉर कंपाइलेशन। ओके, तो ये .i से सेव होता है। हम लोग के केस में अगर आप यहाँ पे देखो तो वो .ii से सेव हुआ है। यहाँ पे ये 2 बार .i क्यों दिया गया? अगर आप यही सेम प्रोसेस को फॉलो करके अगर एक C के फाइल को कंपाइल करते तब यहाँ पे सिर्फ .i लिखा होता, और C++ के कंपाइलेशन को आप कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका जो इंटरप्रेटेड फाइल है यहाँ पे .ii आता है। ये भी डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये जो इंटरप्रेटेड फाइल है ये C++ का है, C का नहीं है। C में आपका जो ये G++ ये जो कंपाइलर है ये आपका C में इंटरप्रेटेड फाइल को .i से सेव करता है, C++ को .ii से सेव करता है टू मेंटेन द डिस्टिंग्विशन बिटवीन, क्योंकि ये सेम G++ कंपाइलर आपके C के प्रोग्राम को भी कंपाइल कर सकता है। ऑलराइट, विद दैट सेड यहाँ पे इस फाइल को हम लोग ओपन करते हैं नोटपैड में। इसको अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे काफी सारी चीजें को यहाँ पे लिख दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो काफी सारी चीजें, माने इसको अगर मैं स्क्रॉल करते रहूं तो लंबा समय लगेगा। मैं डायरेक्टली नीचे पहुंच जाता हूँ बॉटम पे, और यहाँ पे आप देखोगे जो हम लोग का हेडर फाइल था उसके जगह पे ये सारी चीजें आ गई, और जो बाकी का हम लोग का कोड था वो एज इट इज है। यानी ये कोड हम लोग का कंप्लीटली कंपाइल नहीं हुआ है, सिर्फ जो भी प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स थे वो एक्सपांड हो चुके हैं। ऑलराइट, देन हम लोग का ये .i के जगह पे .ii फाइल रेडी है। .ii क्यों? क्योंकि G++, C++ दोनों को कंपाइल करता है, तो इंटरप्रेटेड फाइल को डिस्टिंग्विश करने के लिए .ii। यू कैन ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। इन एनी केस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, अब ये जो चीज हम लोग ने की, इसको हम लोग एक्चुअल में डेव C++ में भी ओपन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो कि हम लोग ने यहाँ पे ओपन करके भी रख दी। गुड, ब्यूटीफुल। रादर हम लोग को यहीं पे ओपन करना चाहिए था। एनी केस नेवर माइंड। यहाँ पे हम लोग का CPP है और हम लोग का .ii फाइल रेडी है, जो कि इंटरप्रेटेड फाइल है अपना। यहाँ पे हम लोग के प्री प्रोसेस स्टेटमेंट एक्सपांड हो चुके हैं एंड वी आर रेडी टू कंपाइल। सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज ऑब्वियसली कंपाइलेशन। अब कंपाइलर क्या करता है इस स्टेप में? वो सिंटैक्स एरर को चेक करता है कि आपका कोड तो अभी तक वैसे का वैसा ही है, इसमें एरर हो सकता है, भले आपका प्री प्रोसेस स्टेटमेंट्स जो इंक्लूड करना था वो एक्सपांड हो चुके हैं, स्टिल देयर कैन बी एरर्स। तो यहाँ पे आपका कंपाइलर सिंटैक्स एरर को चेक करता है, टाइप एरर्स को चेक करता है। अगर कोई एरर उसको नहीं मिलता तब वो सक्सेसफुली आपके C++ कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और वो जो असेंबली कोड है उसका एक्सटेंशन होता है लास्ट में .sc। अभी असेंबली कोड क्या है? असेंबली कोड बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो ये है वो डायग्राम इमेज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका हार्डवेयर जो है वो 0-1s की भाषा समझता है, यानी बाइनरी कोड समझता है। ठीक है, हम लोग को जो है चाहिए अंतोगत्वा क्या चाहिए कि हम लोग का जो कोड है वो 0-1s में कन्वर्ट हो जाए और हम लोग के हार्डवेयर के थ्रू वो हम लोग को आउटपुट प्रदान करे। ठीक, अब लेकिन ये डायरेक्टली जो मशीन कोड है, यहाँ पे जो लिखा है मशीन कोड, जो बाइनरी कोड है, इसको कन्वर्ट करने के पहले हम लोग का असेंबली कोड होता है। ठीक है, असेंबली कोड जो होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है, इजियर टू अंडरस्टैंड होता है और हार्डवेयर के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। असेंबली कोड हर एक हार्डवेयर के लिए थोड़ा बहुत अलग होता है अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर, बट दिस इज मच ऑर्गेनाइज्ड देन मशीन कोड। आई मीन ऑर्गेनाइज्ड नहीं कहेंगे, मच मोर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, लेकिन अलग अलग हार्डवेयर के लिए अलग अलग असेंबली कोड होता है। सो दिस असेंबली कोड इज अ कोड फ्रॉम विच द मशीन कोड इज डिराइव्ड और यू कैन से क्रिएटेड और कंपाइल्ड। अब हम लोग का जो C++ का फाइल है ये प्री प्रोसेसर फाइल में बन चुका है, यानी वो कंपाइलेशन के लिए रेडी है। हम लोग का कंपाइलर क्या करता है, वो जो हम लोग का C++ का कोड है, जो इंटरप्रेटेड फाइल जो बना है, उसको वो क्या करता है असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो हम लोग का असेंबली कोड रेडी हो जाता है। सो दिस इज द असेंबली कोड। असेंबली लैंग्वेज भी होती है, राइट? ऑलराइट, सो यहाँ पे जब हम लोग का हेडर फाइल एक्सपांड होके हम लोग का इंटरप्रेटेड फाइल बन गया था, उसके बाद हम लोग का कंपाइलेशन जो कंपाइलर है एक्चुअल का, वो क्या करता है, यहाँ पे आपका .s असेंबली फाइल में आपके फाइल को क्रिएट कर देता है, कन्वर्ट्स C++ कोड इनटू असेंबली कोड। अब G++, GCC ये कंपाइलर को हम लोग यूज कर रहे हैं। अलग अलग तरीके के और कंपाइलर्स भी होते हैं। ठीक है, हम लोग ये यूज कर रहे हैं और हम लोग का सक्सेसफुली यहाँ पे हम लोग का असेंबली कोड रेडी हो चुका है .s इस फाइल से, इस एक्सटेंशन से। और यहाँ पे हम लोग का .s फाइल है। इस .s फाइल को हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे।
और इस .s फाइल को अगर आप देखोगे तो ये है आपका असेंबली कोड, और आपका असेंबली कोड कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, कि इसको आप ना पढ़ सकते हो, इसमें से कोई वर्ड्स आपको मे बी समझ आए, इसका आप एक सिंक्रोनिटी देखोगे कि हाँ कुछ तो अंडरस्टैंडेबल है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे मशीन कोड को देखोगे, तब आपको कुछ भी एब्सोल्युटली नहीं समझ आएगा, असेंबली कोड फिर भी आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे हम लोग के सेकंड प्रोसेस, जो एक्चुअल में थर्ड प्रोसेस जो हम लोग का कंपाइलर है, उसने क्या किया, C++ का जो एक्सपांडेड कोड था, जो कि इंटरप्रेटेड फाइल जिसको कहा था .ii, उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट कर दिया गया और यहाँ पे आपका असेंबली कोड रेडी है। ठीक है, सो नाउ अगर आपका असेंबली कोड बन गया है तो ये असेंबली कोड जो है ये असेंबलर के पास जाएगा ऑब्वियसली, और हम लोग को मशीन कोड नेक्स्ट मिलना चाहिए, राइट। लेट अस सी क्या होता है। जो नेक्स्ट स्टेप है .s के बाद जो असेंबली फाइल क्रिएट हो गई है, उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट है वो है असेंबली। यहाँ पे हम लोग का असेंबलर जो है, ये जो sample.s यानी जो हम लोग का असेंबली फाइल बना है, इसको वो क्या करता है, मशीन कोड यानी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट नहीं है बाय द वे, ये ऑब्जेक्ट कोड का मतलब है 0-1 वाला कोड, ओके, मशीन कोड। ओके, अब लिनक्स और मैक ओएस में ये कह रहा है .o से होता है, विंडोज में .obj से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे हम लोग के फाइल में तो वो .o से सेव है, तो दिस डजंट रियली मैटर, .o से हम लोग का सेव हुआ है विंडोज में भी, नेवर माइंड। सो .o से हम लोग का मशीन कोड रेडी है। अब यदि आप अगर सोच रहे हैं अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसमें 0-1 दिखेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपका जो नोटपैड है वो जिस फॉर्म में 0-1 को लिखा जाता है उस फॉर्म को ऑब्वियसली वो नहीं समझ पा रहा। यहाँ पे मैं उसका रीजन फाइंड कर रहा था कि ऐसा क्यों है कि हम लोग का जो ये नोटपैड है ये नहीं समझ पाता। तो इसका आंसर जो है बहुत क्लियर है कि हाँ, आपका जो .o फाइल है वो मशीन कोड है, बट आप 0-1 इसके लिए नहीं दिख पाते क्योंकि वो मशीन कोड है, वो बाइनरी फॉर्म में होता है। और आपका जो भी ये टेक्स्ट रीडर्स वगैरह है ये सब आपके नॉर्मल टेक्स्ट के लिए है। टेक्स्ट और बाइनरी ये दो अलग चीज है। तो जो टेक्स्ट को रीड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना है वो बाइनरी को कैसे रीड करे, वो नहीं कर सकता। और जो हम लोग का टेक्स्ट होता है उसमें ASCII कैरेक्टर्स का वैल्यूज को आउटपुट के रूप में शो किया जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में आपका जो है हेक्साडेसिमल में कुछ इस तरीके से आपका 0-1 का कोड स्टोर होता है। अब रॉ मशीन लेवल पे देखोगे तो वो ऐसा ही होता है, 0-1 वाला जैसा हम लोग को चाहिए। बट हम लोग का जो नोटपैड या फिर डेव सिल्वर्स का जो एडिटर्स है ये टेक्स्ट को रीड करने के लिए बने हैं, बाइनरी को नहीं, इसके लिए वो 0-1 नहीं दिखा पाता। और यहाँ पे वो ये भी बता रहा है कि देयर आर वेज टू व्यू दिस बाइनरी फाइल एज द वे इट इज। तो वो हेक्साडेसिमल में हम लोग को दिख सकता है, बट दैट इज नॉट अवर कंसर्न राइट नाउ। हम लोग बैक टू कंपाइलेशन प्रोसेस जाते हैं, यदि आपको ये करना हो अवश्य करें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका .o यानी बाइनरी ऑब्जेक्ट फाइल रेडी है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था आपका, C++ का प्रोग्राम, फिर प्री प्रोसेसर में जो भी हेडर फाइल्स वगैरह थे, जो भी प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट थे उसको एक्सपांड करके .ii बन गया अपना। इसके बाद आपका कंपाइलेशन में कंपाइलर ने C++ का जो एक्सपांडेड कोड था जो कि इंटरप्रेटर फाइल था उसको असेंबली में कन्वर्ट किया। असेंबली की कोड को आपके असेंबलर ने जो कि स्टेप 4 था उसमें मशीन कोड यानी ऑब्जेक्ट कोड में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया .o फॉर्मेट से। जिस तरीके से आपका जो एडिटर्स है उसको रीड नहीं कर पाता, इसके लिए अंडू गुंडू कुछ भी लिख दिया इसने। अब जो नेक्स्ट स्टेप, जो फाइनल स्टेप बचता है वो ये है लिंकिंग। यहाँ पे आपने बहुत सारी चीजों को आपके आईओ स्ट्रीम में देखा है जो कि यहाँ पे डिक्लेयर्ड है। द पॉइंट इज कि वो डिक्लेयर्ड है। डिक्लेयर्ड का मतलब है कि वो सिर्फ बताई गई कि ऐसी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करेगी, डिफाइंड नहीं है, उस चीज को डिफाइन नहीं किया गया। तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है इसकी डेफिनेशन होती है लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के अंदर। तो उन सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को जिसमें आपका ये जो भी फंक्शंस आप यूज कर रहे हो यहाँ पे उसका डेफिनेशन है, उसको लिंक करने के लिए लिंकर लगता है, ताकि जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे जो कि लाइब्रेरी में डिफाइंड है उसको आप यूज कर पाए। जो भी नेसेसरी फाइल्स है, यू समझो नेसेसरी कोड है जो आपको रिक्वायर्ड होता है, वो लिंकिंग के थ्रू, लाइब्रेरी के थ्रू लिंक हो जाता है, ऐसा आप समझे। कंबाइंस ऑब्जेक्ट फाइल्स, links standard libraries like iostream, resolves external functions। और इसी के साथ साथ आपका .exe लिंकिंग के बाद रेडी हो जाता है। अब इसके बाद एक और स्टेप होता है जो यहाँ पे लिखा नहीं है, ऑल्दो एग्जिस्ट करता है, जो कि होता है लोडर का। और लोडर क्या करता है, लोडर जो है आपके exe को लोड करके आपको आउटपुट दिखाता है। बहुत सिंपल सा काम है इसका, इसके शायद मेंशन नहीं किया है यहाँ पे मैंने, बट यस लोडर भी होता है। ये चीज मैंने पढ़ी थी किधर तो। अब वो कंपाइलेशन का पार्ट नहीं है, वो एक्चुअल में विंडोज का पार्ट है। विंडोज कोई भी एक सी को लोड करके ही आपको दिखाता है, तो ये कंपाइलेशन का एग्जैक्टली पार्ट नहीं है, इसके लिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, लेकिन मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो लोडर से लोड होके वो आपको आउटपुट दिखाता है, आपका .exe जो फाइनल आपका क्रिएट हुआ वो। ठीक है, सो दिस वाज, पहले exe फाइल को भी तो देख ले। यहाँ पे हम लोग का exe फाइल रेडी है, इसको ओपन करोगे तो क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे
बहुत ध्यान से cin.get को यूज किया था। तो यहाँ पे हम लोग का आउटपुट जो स्क्रीन है वो बराबर से उसको होल्ड किया है एंटर प्रेस करने तक, हम लोग का आउटपुट यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, अभी अब यहाँ पे अगर एंटर प्रेस करोगे आपका जो वो आउटपुट स्क्रीन था वो क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे जो फाइनल कंपाइलेशन फ्लो है उसको हम लोग यहाँ पे दिखाया है। आपका सोर्स कोड .cpp जो कि यहाँ पे है इस तरीके से। नेक्स्ट जो है प्रोसेसिंग होती है, प्री प्रोसेसिंग, जिसमें जो भी प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स है, यानी ये जो प्री प्रोसेस स्टेटमेंट्स, ये सारे प्री प्रोसेस स्टेटमेंट्स को एक्सपांड करके आपका एक्सपांडेड C++ फाइल बना दिया जाता है, जिसको .ii या .i से सेव किया जाता है। इसके बाद आपका कंपाइलेशन जो है, कंपाइलर जो है वो आपका असेंबली कोड क्रिएट करता है .s से, जो कि यहाँ पे है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको आप रीड करके समझ सकते हो एंड ये लैंग्वेज है, इसको आप रीड करके आप खुद का असेंबली कोड भी लिख सकते हो, बट दैट इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द हार्डवेयर। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। सीपीपी आप एक बार वो कोड लिख दो वो हर जगह चलेगा, क्योंकि उसका मशीन कोड बनाने का काम कंपाइलर का है, बट असेंबली कोड जो है वो हर एक हार्डवेयर के लिए अलग रहता है अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर। सो दिस इज मशीन डिपेंडेंट, द असेंबली कोड। एंड जो हम लोग का C++ का कोड होता है और इवन सी का कोड वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। राइट, दिस इज ऑल्सो वन थिंग टू बी मेंशन्ड। ये आपका असेंबली कोड एनीवेज रेडी हो जाता है आपके कंपाइलर के थ्रू। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, आपका असेंबली फाइल रेडी है तो वो असेंबलर के पास जाएगा और आपका जो ऑब्जेक्ट फाइल है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे उसको रीड नहीं कर सकता हम लोग का टेक्स्ट एडिटर, तो इसके लिए उसने अंडू कर दिया। और फिर इसके बाद फाइनल लिंकिंग हुई, सारे चीजों को जोड़ा गया, एक्सटर्नल लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से चीजों को लाके सेट किया गया और अंतोगत्वा आपका EXE रेडी हो गया। EXE रेडी होने के बाद आप इसको अभी ओपन करके लोडर पे लोड करके आपका आउटपुट आपको दिख सकता है। ठीक है, नाइस। अब ये जो एग्जीक्यूटिव फाइल है इसको आप रन कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा। तो समरी क्या कहती है कि स्टूडेंट्स को अभी समझ आ रहा होगा कि कैसे और क्या सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं आपके C++ फाइल को, C++ प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए। ऑलराइट, सो इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो के एंड पे आते हैं। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर यदि आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। गलती से मेरा अर्थ होता है आप थंबनेल को देखकर बस क्लिक कर देते हैं। तो अगर गलती से आप इस वीडियो को क्लिक कर यदि आप यहाँ तक पहुंचे तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।